Hello friends. Firstly, I have to introduce myself to you. I am Deepmala Roy and my channel name is Deepmala Law Classes. Today, I'm gonna start this channel, and in this channel, you earn lots of information about the law topics. I start my session relating to constitutional law of India's, which is most important topic, preamble. After that, I cover all the important topic of constitutional law of India's. If you like my video and if you think my video will help you to understand about the topic, do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you. जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल को कवर करूंगी। हमें सारे टॉपिक को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन पार्ट है। तो पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रीएम्बल कहाँ से आया, कौन लाया, और इसके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रीएम्बल को एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसको प्रीएम्बलस कहते हैं। प्रीएम्बलस का मतलब होता है टू गो बिफोर। एक तरीके से हम लोग प्रीएम्बल को इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। जैसे कि किसी भी एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ लो, प्रीएम्बल पढ़ लो, तो उस एक्ट के बारे में जानकारी हो जाता है। तो प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कहा जा सकता है। नाउ ये जान लें कि प्रीएम्बल है क्या। अपने वर्ड ऑफ ओरिजिन की तरह प्रीएम्बल भी किसी भी एक्ट या लेजिस्लेशन का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जो कि उस एक्ट का पर्पस, फिलॉसफी, एस्पिरेशन, यूजेस, आइडियाज, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। अगर हम किसी भी एक्ट का प्रीएम्बल को देख लेते हैं तो उससे उस एक्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रीएम्बल को ड्राफ्ट किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था, जिसमें लिखा था कि क्या राइट मिलेगा इंडिया के पीपल्स को, जो कि 22 जनवरी 1947 को एज अ प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया था। 2 years, 18 months and 11 days of hard work, they prepared the Constitution of India, जो कि एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 एंड केम इन टू फोर्स हुआ 26 जन 1950 को। इसके बाद हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या अमेंड हुआ है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो हाँ, प्रीएम्बल एक बार अमेंड हुआ है, जो कि
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, जिसमें 3 नए वर्ड को लाया गया था। पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है सेक्युलर एंड तीसरा है इंटीग्रिटी। इन तीनों को बाद में पढ़ लेते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि प्रियम्बल में दिया क्या हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure all its citizens. इसका मतलब देख लेते हैं। We the people of India मतलब हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये 5 जो वर्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉवरेन का मतलब होता है संपन्न, सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, उसके बाद आता है सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, फिर डेमोक्रेटिक जिसका मतलब है लोकतांत्रिक, एंड रिपब्लिक जिसका मतलब है गणराज्य। ये जो 5 वर्ड को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे और साथ ही साथ सिक्योर करेंगे यहाँ के सारे सिटीजन्स को, जिसको जस्टिस मिलेगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और साथ ही साथ लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने का अधिकार, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, पूजा करने का हक, सब कुछ। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम ऑल। बोलता है कि इक्वालिटी भी मिलेगा स्टेटस में, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा कि तुम भी उस काबिल बनो, और उसके साथ ही साथ उसको प्रमोट भी किया जाएगा। फ्रेटर्निटी अज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये भी बोलता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया जाएगा। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। इसका मतलब है कि 26 नवंबर को 1949 को हमने अडॉप्ट किया, साथ ही साथ इनेक्ट किया मतलब बनाया, और अपने आप को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान किया। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रियम्बल में 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीजें। पहला तो इसका सोर्स एंड पावर, दूसरा इसका नेचर, और तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ इसका डेट। 4 चीज बहुत इम्पोर्टेंट इस प्रियम्बल में दिया गया है। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या दिखाता है? ऑफ कोर्स ये सोर्स और पावर दिखाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, साथ ही साथ इसका नेचर जो कि इस 5 वर्ड में छुपा गया है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसका नेचर दिखाते हैं, और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 इम्पोर्टेंट शब्द। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, लिबर्टी मीन्स स्वाधीनता, इक्वालिटी समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व। ये 4 इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि हमें क्या दिखाते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव, प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव।
और लास्ट इसका डेट जो कि असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। ये अडॉप्शन डेट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग ये जो 5 वर्ड है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और क्यों प्रीएम्बल में इसे लिया गया है। ठीक है, सॉवरेन जिसका मतलब है संपन्न या संप्रभुत्व। अब संपन्न या संप्रभुत्व को तो हम लोग सब जानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री को कहा जाता है। जैसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, ये कैसे बना? ऑफ कोर्स प्रीएम्बल में जो सॉवरेन वर्ड लिया गया है उसमें ही इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बता दिया गया था। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि इस इंडिपेंडेंट कंट्री में नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब है कि इंडिया में कोई विदेशी कंट्री, कोई भारत से बाहर के कंट्री उसके किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब कोई भी चीज हो इंडिया में घट रही हो तो उसे इंडिया वाले, उसका गवर्नमेंट ही करेगा। कोई बाहर के लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नो इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रीज। ओके, उसके बाद दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या है? समाजवादी। अब समाजवादी मतलब हम लोग जानते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट, पर पहले ये वर्ड प्रीएम्बल में नहीं लिया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये वर्ड को इंक्लूड किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इस वर्ड को जब इंक्लूड किया गया तो उसका मतलब सिर्फ इतना था कि जो इंडिया है एक वेलफेयर स्टेट है और इंडिया वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिशमेंट करती है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा वर्ड पढ़ेंगे सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष मतलब हम सब जानते हैं कि किसी भी धर्म को न मानने वाला। ये वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले नहीं था प्रीएम्बल में, पर आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये वर्ड को इंक्लूड कर लिया गया, जिसका मतलब हुआ कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। स्टेट हैज नो रिलीजन बट people can free to practice, profit and propagate to any person। पर भारत के लोगों को ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और साथ ही साथ धर्म प्रचार भी कर सकते हैं। पर किसी भी एक धर्म को भारत का प्रमुखता नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में डेमो मीन्स होता है पीपल और क्रेसी मीन्स होता है रूल। इसको पूरा अगर हम लोग जोड़ लें, रूल ऑफ द पीपल कहा जाएगा। मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे किसी और का नहीं, भारत के लोगों का ही रूल चलेगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, मतलब इन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल करेगा, एस्टेब्लिश्ड होगा कैसे? लोगों के चाह से। जो गवर्नमेंट उन्हें सही लगेंगे वो गवर्नमेंट आएगा सत्ता में। अब हम लोग 5वां वर्ड पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिपब्लिक का मतलब होता है प्रजातंत्र, राज्य। जैसे हम लोग अगर इसे देख लें
तो भारत एक प्रजातंत्र राज्य है जिसका रियल हेड और नॉमिनल हेड दोनों ही इलेक्ट होके चुना जाता है। अब रियल हेड क्या होता है? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। ये दोनों को इलेक्ट होके तब आगे बढ़ाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हेड ऑफ द स्टेट या फिर क्या बोलते हैं नॉमिनल हेड, ये दोनों हेरिडिटी से आए हैं। राजा का ही बेटा राजा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है इंडिया में। इंडिया का रूल अलग है। यहाँ पे पीपल्स के हिसाब से, लोगों के हिसाब से गवर्नमेंट चुना जाता है और वही गवर्नमेंट सारा काम करता है। तो ये है हम लोग का 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि प्रीएम्बल में दिया गया है। अब हम लोग एक लास्ट इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कैन इट बी अमेंडेड? इसमें 2 केस आया था। पहला तो री बैरोबरी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ इक्लेब्स, एंड द सेकेंड वन इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये दोनों केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने अपने जगहों पर। पहला केस जो था री बैरोबरी यूनियन वर्सेस इनक्लेब्स, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेब्स, इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट ने दैट आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, बट प्रीएम्बल को अमेंड नहीं कर सकता क्योंकि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। पर उसने ये नोटिस नहीं किया कि बाकी अदर पार्ट के जैसे प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसे भी वैसे ही अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट को किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट का पावर को दिखाया गया है और पार्लियामेंट के पावर में ये जो केस में बोला गया कि जो प्रीएम्बल है वो इस पार्ट का कोई हिस्सा ही नहीं है, तो पार्लियामेंट उसे नहीं कर सकता अमेंड। पर जो सेकंड केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया, ठीक है, कि like any other part of the constitution, preamble is also a part of the Indian constitution which is adopt, enact like other part of the constitution। ठीक है, और आर्टिकल 360 के हिसाब से पार्लियामेंट अपने पावर को यूज करते हुए प्रीएम्बल के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। It seems to me that the preamble of our constitution is of extreme importance and the constitution should be read and interpret in the light of grand and novel vision expressed in the preamble. Okay, but the preamble was relied on in imposing implied limitation on the amendment power of parliament. Under article 368 held that the basic element in the preamble cannot be amended under article 368। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि भाई तुम प्रीएम्बल को चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, पर साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि उसके किसी भी बेसिक एलिमेंट को आप अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, पर बेसिक एलिमेंट को अगर हम अमेंड नहीं कर सकते तो हम जो 3 वर्ड लाए सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रेटिव,
ये 3 वर्ड को हम लोग कैसे अमेंड किए, फिर बताया गया कि इन 42 अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो वो तीनों वर्ड को लिया गया है उसे किसी भी अदर बेसिक फीचर को चेंज करके नहीं लिया गया है, अमेंड करके नहीं लिया गया है, उन 3 वर्ड को जोड़ा गया है। मतलब सिंपल सा इतना ही है कि बेसिक फीचर्स को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, बाकी आप इसे अमेंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रीएम्बल, जो कि बहुत ही समझना बहुत ज़रूरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी आगे का कोई भी पार्ट हमें समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ आया, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसी तरह मैं आगे का सेशन भी कंप्लीट करूँगी और कोशिश करूँगी कि जितने इजी वर्ड में मैं समझा सकूँ समझाऊँ। थैंक यू।